हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडेज जीके प्रोग्राम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा में रहने वाले विषय वस्तु पर विश्लेषण करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो इसे सब्सक्राइब मत कीजिएगा दोस्तों। और यदि जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में जिसका जवाब हमने कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा था, आइए उसका उत्तर जान लेते हैं। तो हाल ही में एम्ब्रोस दलामिनी का निधन हो गया है। बताइए कि वे किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही जवाब है इस्वातिनी। आपको बता दें कि हाल ही में अफ्रीकी देश इस्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस दलामिनी का निधन हो गया है। इस्वातिनी अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है। इससे पहले स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था। इस्वातिनी की उत्तर पूर्वी सीमा मोजाम्बिक तथा शेष सीमा साउथ अफ्रीका से लगती है। दोस्तों, इस सेशन के पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है। ऑप्शन ए 129वें, बी 130वें, सी 131वें, डी 132वें। तो इसका सही जवाब है 131वें, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें 2019 के लिए देशों को रैंकिंग दी गई है। 189 देशों में भारत 131वें पायदान पर है। भारत की रैंकिंग में 2 पायदान की गिरावट 2018 में था 129वें, जबकि 2019 में है 131वें स्थान पर। हालांकि भारत के मानव विकास सूचकांक वैल्यू HDI वैल्यू में हुई है बढ़ोतरी। 2018 में भारत की HDI वैल्यू 0.642 थी, जबकि 2019 में भारत की HDI वैल्यू 0.645 है। यह इंडेक्स में नॉर्वे पहले पायदान पर जबकि दूसरे पायदान पर आयरलैंड है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर HDI निकाला जाता है। इस सेशन के दूसरे प्रश्न है, किस भारतीय ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज 2020 जीता है। ऑप्शन ए विद्युत मोहन, बी सुनीता नारायण, सी अरुण कृष्णमूर्ति, डी जादव पाएंगा। तो इसका सही जवाब है ए विद्युत मोहन। आप सभी को बता दें फ्रेंड्स कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज 2020 के 7 विजेताओं की घोषणा की। इन 7 विजेताओं में भारतीय इंजीनियरिंग विद्युत मोहन भी शामिल हैं, जिन्हें एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में चुना गया है। विद्युत मोहन को एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की खोज के लिए विजेता चुना गया है, जो न केवल ऊर्जा उत्पन्न करती है बल्कि हवा को साफ रखने एवं जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता करती है। इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित किए बिना कृषि अपशिष्ट को जलाकर चारकोल एवं उर्वरक में तब्दील कर देती है, जो किसानों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। विद्युत मोहन एक सोशल एंटरप्राइजेज ताकाचर के को फाउंडर हैं। यह प्राइज हर साल 30 साल या इससे कम उम्र के 7 उद्यमियों, वैज्ञानिकों, इंजीनियर या एक्टिविस्ट को सतत पर्यावरणीय बदलाव के लिए किए गए प्रयास के लिए दिया जाता है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस राज्य ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना लॉन्च की। ऑप्शन ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत कृषि मौसम 2019 में जिन 9.48 लाख किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, उनके बैंक अकाउंट में 1252 करोड़ रुपया भेजा गया। इस योजना में किसान द्वारा प्रीमियम नहीं देना है, यह पूरी तरह फ्री है। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के पद पर प्रसार भारती के CEO को चुना गया। प्रसार भारती के CEO कौन है। ऑप्शन ए शेखर गुप्ता, बी शशि शेखर, सी स्मिता प्रकाश, डी शशि शेखर वेम्पति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शशि शेखर वेम्पति। बता दें फ्रेंड्स कि दुनिया के बड़े ब्रॉडकास्टिंग संघों में शुमार एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी ABU के उपाध्यक्ष के पद पर प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति को चुना गया है। इन्हें 3 वर्षों के लिए चुना गया है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लगभग सभी पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स ने इनका समर्थन किया। ABU की स्थापना 1964 में प्रसारण संगठनों के प्रोफेशनल एसोसिएशन के रूप में की गई थी। 57 देशों और क्षेत्रों में इसके 286 से अधिक सदस्य हैं। इसकी करीब 3 अरब आबादी तक पहुंच है। प्रसार भारती भारत की पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। प्रसार भारती एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी।
इसके अंतर्गत ही ऑल इंडिया रेडियो एवं दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क आते हैं। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किसने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के लिए एक समर्पित नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है? ऑप्शन ए DRDO, बी इसरो, सी रक्षा मंत्रालय, डी नीति आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इसरो। दोस्तों, इसरो ने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के लिए समर्पित एक नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु में पिनिया में ISTRAC कैंपस में स्थापित की है। इस नियंत्रण केंद्र का नाम है नेट्रा यानी नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसका मदद भारत की स्पेस संपत्तियों की सुरक्षा, ट्रैकिंग और निगरानी रखना है। ये भारत में होने वाली सभी सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के हब के रूप में कार्य करेगा। प्रश्न संख्या 6, स्टील सेक्टर में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता है? ए टाटा स्टील लिमिटेड, ऑप्शन बी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सी एसर स्टील इंडिया लिमिटेड, डी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो इसका सही जवाब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा स्टील सेक्टर में 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल को दिया गया। लगातार 2 वर्षों से सेल स्टील सेक्टर में यह अवार्ड जीत रहा है। सतत एवं पर्यावरण के अनुकूल इस्पात निर्माण की दिशा में कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों के कारण यह अवार्ड मिला है। इस साल विभिन्न क्षेत्रों में कुल 15 कंपनियों को यह अवार्ड मिला है, जैसे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में टाटा मोटर्स एवं सीमेंट के क्षेत्र में प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड। यह पुरस्कार ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उद्योग जगत को अपने पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अकादमी योग्यता की पारस्परिक मान्यता अर्थात म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जर्मनी, डी फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री और यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में अकादमिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए ज्वाइंट और टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है। इस ज्वाइंट टास्क फोर्स में दोनों देशों की ओर से नामित उच्च शिक्षा संगठनों अर्थात हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन शामिल होंगे। इससे नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय में सहायता मिलेगी। इससे भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय संबंध और गहरा होगा। प्रश्न संख्या 8, 23वां हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी वस्त्र मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में 23वां हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, जो आज यानी 18 दिसंबर से शुरू होगा और 27 दिसंबर तक चलेगा। इसका आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। यह हुनर हाट में देश के कारीगरों द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पाद के साथ साथ देश के हर कोने से पारंपरिक लजीज पकवान भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा प्रतिदिन देश के जाने माने कलाकारों द्वारा जान भी जहान भी की थीम पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में हल्दीबाड़ी चिलहाटी रेल लिंक किन 2 देशों के बीच शुरू की गई? ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और चीन, सी भारत और नेपाल, डी भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भारत और बांग्लादेश। बता दें कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों ने संयुक्त रूप से हल्दीबाड़ी चिलहाटी रेल लिंक का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों की सीमाओं को जोड़ेगा। हल्दीबाड़ी भारत में है जबकि चिलहाटी बांग्लादेश में है। 1965 तक भारत और बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच 7 रेल लिंक चालू थे। वर्तमान में दोनों देशों के बीच 4 लिंक चालू हैं। हल्दीबाड़ी चिलहाटी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच चालू होने वाला 5वां रेल लिंक बन गया है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और साथ में शेख मुजीबुर्रहमान की याद में एक स्टाम्प भी जारी किया। प्रश्न संख्या 10, इस साल कोरोना वायरस के कारण संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं करने का निर्णय किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सत्र से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 84, ऑप्शन बी अनुच्छेद 85, सी अनुच्छेद 88, डी अनुच्छेद 89। तो इसका सही जवाब है
अनुच्छेद 85। आप सभी को बता दें कि कोरोना वायरस के कारण इस साल संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। संसद के सत्र 17वां एवं विघटन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए समन भेजेंगे, एक ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात एक साल में कम से कम 2 बार संसद का मिलना अनिवार्य है। भारत में एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्य बनने की योग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 88 में सदन के संदर्भ में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 89 में यह बताया गया है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति कौन होगा। दोस्तों, अब आपकी बारी है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।